नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा से देश को 12,000 करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित कई सेक्टर की 25 से भी अधिक परियोजनाओं की सौगात दी है। कार्यक्रम में राजस्थान में भी, जयपुर, बाड़मेर, फालना में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत बनाने की दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है और इसी क्रम में आज 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का पर वो फोकस कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। अब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 18 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन के तहत जयपुर के आपको बताते चले कि दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस दौरान आयोजित उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अहम कदम बताते हुए इसके जरिए जनता को सस्ती और प्रभावी दवाइयां उपलब्ध कराने का महत्व बताया है। भारत माता की, राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी जी, दरभंगा के सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, मिथिला के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रणाम। साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खास तौर पर
महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया, वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं, परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं। इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी,
दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। भाइयों और बहनों, कोई परिवार नहीं चाहता कि उसके घर में कोई बीमारी पड़े। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान का महत्व लोगों को बताया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। ज्यादातर सामान्य बीमारियों की वजह गंदगी, दूषित खान पान, खराब जीवन शैली होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से शहर तो स्वच्छ बनता ही है, बीमारियां फैलने की गुंजाइश भी कम होती है। और मुझे पता चला अभी कि दरभंगा के इस कार्यक्रम की बात होने के बाद यहां हमारे मुख्य सचिव जी ने खुद ने नेतृत्व किया और दरभंगा में सफाई का अभियान पिछले 3-4 दिन चलाया। मैं उनका और बिहार सरकार के सभी कर्मचारी बंधुओं का और दरभंगा के नागरिकों का इस स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आगे 5, 7, 10 दिन भी इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाया जाए। साथियों, ज्यादातर बीमारियों का अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है। लेकिन महंगी जांच की वजह से अक्सर लोग बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाते। इसलिए हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक
गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये महायज्ञ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इससे यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका भी बहुत लाभ दरभंगा के मछली पालकों को मिलना तय है। साथियों, कोसी और मिथिला को जयपुर उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, जिसको लेकर आरएएस अधिकारी एसोसिएशन में आक्रोश देखा गया। घटना के बाद आपको बताते चले कि बाघ एसोसिएशन के पदाधिकारियों सीएमओ पहुंचे और सीएमओ में एसीएम गृह विभाग आनंद कुमार से मुलाकात की और मांग है कि आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी की गिरफ्तारी की जाए। मामले को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत और एसीएस होम आनंद कुमार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन को ज्ञापन दिया गया है। वहीं आरएएस एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल होगा। बिल्कुल, अजमेर का इशू जो था जिसमें माननीय विधायक महोदया द्वारा हमारे एक आरएएस अधिकारी को सरेआम मारने की धमकी दी और बिना किसी सबूत के चोर उचक्का और भ्रष्ट का, वो बिल्कुल गलत है और अस्वीकार है। हमें इसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी है। अगर वो भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम विरोध करेंगे। हमें अगर पूरे स्टेट में पेन डाउन करना पड़ा तो हम पेन डाउन करेंगे। अगला कदम क्या रहेगा? नरेश वाले मामले में शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो आज रात तक गिरफ्तारी नहीं होती तो कल हम पेन डाउन करेंगे पूरे स्टेट। अभी कितनी देर से मुलाकात हुई है आपकी? क्या क्या? अभी हमारी सीईओ साहब से मुलाकात हुई है, निर्वाचन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो गृह हैं उनसे मुलाकात हुई है, एससीएस सीएम साहब से मुलाकात हुई है और अभी हम सीएस महोदय से मिलने जा रहे हैं। आज हुई इस घटना का मैं सचिवालय कार्मिक होने के नाते कड़ा विरोध दर्ज कराता हूँ।
जब हम चुनाव करवाने जाते हैं और हमें सुरक्षा नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं है कि आने वाले भविष्य में चुनाव कराने कौन जाएगा। एक एसडीएम स्तर के अधिकारी पे अगर कोई ऐसे मारपीट करता है प्रत्याशी तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमारी यूनियन से अध्यक्ष जी से बात करके अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरा सहयोग करेंगे इसमें। आज जो ये देवली उनियारा में घटना हुई है एसडीएम के साथ मारपीट की, उसकी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। और अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जो डेलीगेशन था उसके साथ महासंघ के डेलीगेशन ने भी एसीएस सर सीएम के साथ मिलकर इस घटना में जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है। और अगर ये इस घटना में प्रशासन सख्त कदम नहीं लेता है तो कर्मचारी महासंघ भी आरएस एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगा। देवली उनियारा उपचुनाव में एआरओ के पद पर कार्यरत उपखंड अधिकारी मालपुरा अमित चौधरी जी चुनाव ड्यूटी पे तैनात थे। उस समय वहाँ की एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा उनके साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, हाथापाई की गई और थप्पड़ मारी गई। तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर चुनाव ड्यूटी में क्या कहीं भी तैनात है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना अगर घटित होती है तो हम उसका विशेषकर सचिवालय कर्मचारी संघ भर्त्सना करता है, विरोध करता है। और हम पूर्ण रूप से आरएस एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। जहां भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी संपूर्ण कर्मचारी जगत और अधिकारी आरएस एसोसिएशन के साथ खड़ा है। प्रशासनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय के साथ में हम लोग अभी सीएस मुख्य सचिव महोदय से मिले। उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर अच्छी कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों के पक्ष में कार्रवाई। क्या नाम गिरफ्तारी की मांग करी है या कुछ चुनाव से आजीवन अयोग्य होने की मांग की है? क्या निर्वाचन आयोग के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट सबसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसकी हमने मांग की। बेशक गिरफ्तारी की मांग की है, दोनों ही के बारे में आश्वासन दिया। पेन डाउन हड़ताल के लिए हमने आपस में बात की है। हमने सीएस को इस बारे में नहीं कहा, बट कोशिश करेंगे अगर नहीं होगा तो। बट ऐसा मुझे लगता नहीं। सर ने बहुत अच्छे से आश्वासन दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी दिया है, महोदय ने भी दिया था, नवीन महाजन सर ने और आनंद सर ने भी, डीसीएस होम ने भी हमें आश्वस्त किया है और हमें पूरा विश्वास है। शेखर अग्रवाल सर ने भी हमें आश्वासन दिया है। मेरा पूरा विश्वास है कि उच्च अधिकारी हमारे साथ हैं। जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें फर्दर उत्पन्न न हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अभी स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। सर, प्रशासन या पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है इस संबंध में? आज की घटना के बारे में वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता भरत राज जुड़ चुके हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो मारपीट का ये मामला सामने आया है, इसमें लगातार गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए, आज वोटिंग के दौरान जो टॉप में घटना हुई है उसको लेकर आरएस नाराज है और उन्होंने लगातार सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय उनके सचिव को ज्ञापन दिया और उसमें नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है तो पेन डाउन हड़ताल वहां पर वो कर सकते हैं। हालांकि अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो भी कानूनी धाराएं होगी उसमें लगाई जाएगी, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आरएस एसोसिएशन लगातार इसको लेकर मांग कर रहा है और मुख्य सचिव ने भी तत्काल कार्रवाई की मांग वहां पर कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए आरएस एसोसिएशन है अभी लगातार उनकी मीटिंग है और तमाम जो अन्य संगठन है कर्मचारियों की वो भी आरएस एसोसिएशन के समर्थन में आए हैं। दोपहर की घटना है जब नरेश मीणा एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां पर एसडीएम अमित चौधरी उनके थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद में मामला गर्मा गया और इसको लेकर ही अब आरएस एसोसिएशन यहाँ पर नाराज है, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी भरत राज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या मामला है पूरा? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका वीडियो भी हमारे पास जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो देवली उनियारा से नरेश मीणा, वो अभी चुनाव का समय था और अब 6 बज गए। उसके बाद में अब माना जा रहा है कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी वहां पर कर सकती है। हालांकि
उन्होंने भी कहा है कि वहां पर जो लोग हैं वो उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया था। लेकिन जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे, ये उनकी ओर से कहना है। हालांकि अब जो कार्रवाई करना है वो पुलिस को करनी है और पुलिस को तमाम डायरेक्शन दिए जा चुके हैं। और भरत राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।